अच्छा जी, अब अगला 3D शेप जो आता है ना हमारा, वो हमारा आता है सिलेंडर। अब सिलेंडर में देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिलेंडर होता क्या है। तो ये देखो, राइट साइड पे एक मैंने डायग्राम बनाई है तुम लोगों के सामने, और उसमें एक सर्कल है। अब ये सर्कल को अगर मैं स्टैक अप करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, और इतना स्टैक अप कर लूं कि जो मैंने स्टैक अप किए हैं सर्कल, उसकी कुछ लेंथ आ जाए मेरे पास, तो ये आपका सिलेंडर बन जाता है। और हम करते क्या है फिर, हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों सर्कल्स को कनेक्ट कर देते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा मैं इसको सही कर लूँ। हाँ, तो ये हमारा सिलेंडर आ जाता है। सिलेंडर में मतलब समझ, तुम्हारी बेस जो है ना, वो तुम्हारी सर्कल की है, और बहुत सारे सर्कल्स अगर स्टैकअप हो जाए तो आपका वो एक सिलेंडर की शेप ले लेता है। अब जैसे हमने पीछे अभी शेप किए क्यूब और क्यूबॉइड, उसमें दो चीजें निकालते थे हम, एक टोटल सरफेस एरिया निकालते थे और हम एक वॉल्यूम निकालते थे। इसी तरह सिलेंडर में भी हमने दो ही काम करने हैं। एक तो हमने वॉल्यूम निकालना है, और एक हमने यहाँ पे मैंने टीएसए लिखा हुआ है, टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया निकालना। लेकिन मीनवाइल टोटल सरफेस एरिया के साथ साथ टोटल सरफेस एरिया में एक चीज आती है आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एस ए से। वो भी हम निकालना सीखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है यार, देखो ये जो सर्कुलर बाउंड्री है ना, ये जो सर्कुलर बाउंड्री है, ये जो पूरी घूम रही है, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। अब सिलेंडर हमारे तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला टाइप जो आता है हमारा, वो आता है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की एग्जांपल ऐसे लो, जैसे वो कोल्ड ड्रिंक के कैंस होते हैं ना, पेप्सी के कैंस हो गए, आपके स्टिंग के कैन हो गए, तो वो हमारे सॉलिड सिलेंडर होते हैं। यानी उसमें जो आपका ऊपर वाला एरिया होता है, टॉप वाला जो एरिया होता है, ये भी सॉलिड होता है, यानी ओपन नहीं होता। और बॉटम वाला जो एरिया होता है, ये भी आपका सॉलिड होता है, ये ओपन नहीं होता। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकालने के लिए देखो, मैंने अगेन तुम लोगों को बोला है कि हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, और क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और बेस एरिया क्या है, बेसिकली बेस एरिया हमारा होता है क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो, बेस इसमें क्या है हमारी, बेस इसमें हमारा सर्कल है, नीचे भी सर्कल है और ऊपर भी सर्कल है। तो एक सर्कल, अगर आपका कंप्लीट सर्कल हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका एरिया हमें पता है, पाई आर स्क्वायर से निकाला जाता है। ये हमने बेस एरिया का लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो, जरा इस डायग्राम पे आओ। इसमें ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। मैं एक मिनट इसको सही कर लूं। इसका एरिया तुमने निकाला पाई आर स्क्वायर से। हाइट कौन सी है इसमें, हाइट इसमें ये वाली है, जो एक सर्कल से दूसरे सर्कल तक का डिस्टेंस है ना, जो एक सर्कल से दूसरे सर्कल तक का डिस्टेंस है, ये आपकी हाइट कहलाती है। तो अगर हम बेस एरिया निकाल लें, यानी पाई आर स्क्वायर करें और उसको मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दें, तो हमारे पास इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया पे चलने से पहले इसकी जरा डायग्राम देखो। ये हमारा एक केन है, ठीक है, ये पेप्सी का केन है। और इसमें देखो, एक केन में अभी जब इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा हूँ, तो ये पूरा वो एरिया है जहाँ से हम केन को पकड़ते हैं, ठीक है। ये वो एरिया है जहाँ से हम केन को पकड़ते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बेसिकली कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। जिस एरिया से हम केन को पकड़ते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। अब देखो, इस कैन के एक टॉप पे एक सर्कुलर एरिया है, और इस कैन के बॉटम पे एक सर्कुलर एरिया है। तो अगर मैंने टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो देखो कैसे निकलेगा। एक तो ये बॉटम एरिया का मैं एरिया निकालूंगा, जो भी इसका सरफेस एरिया बन रहा होगा, ठीक है। फिर मैं ऊपर वाले एरिया का क्या कहते हैं, सरफेस एरिया निकालूंगा। और मैं एक एक कर्व सरफेस एरिया का एरिया निकालूंगा। और इन तीनों को निकाल के अगर मैं प्लस कर दूं, तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस पेप्सी के केन का। ठीक है। अब जरा इधर आ जाओ, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले एक टॉप का एरिया आ रहा है, ठीक है। टॉप का एरिया हमारा क्या है, टॉप का एरिया ये हमारा सर्कल है, मेंशन भी करते चलते हैं साथ साथ। ये टॉप का एरिया है, और ये आपका क्या है, ये आपका सर्कल है।
अगर हमने इसका एरिया निकालना हो तो हमें पता है कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, ये बड़ा आसान सा था। बॉटम का अगर एरिया निकालना है, बॉटम कौन सा है? बॉटम आपका ये वाला है जो बिल्कुल नीचे है, ये आपका बॉटम है। और ये भी आपका कौन सा शेप है? ये भी आपका सर्कल है। तो अगर हमने बॉटम का एरिया निकालना होगा तो उसका भी एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया पे, वो वाला एरिया जहां से हम केन को पकड़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है? देखो, कर्व सरफेस एरिया को समझने से पहले जरा एक मुझे एक चीज बताओ। अगर मैं 2D शेप में सर्कल बनाऊं, ठीक है, 2D शेप में अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और उसके अंदर का एरिया निकालूं, तो ये हमारे किस फॉर्मूले से निकलता है? पाई आर स्क्वायर से। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर इस सर्कल की मैं बाउंड्री निकालूं, बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। अगर सर्कल की बाउंड्री निकालूं तो उसका एरिया क्या होता है? 2 पाई आर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये बहुत सारी बाउंड्रीज मिला के, एक बाउंड्री ये आई होगी, फिर नीचे एक सर्कल रखा होगा, एक नीचे सर्कल रखा होगा, एक नीचे सर्कल रखा होगा, रखते रह गए होंगे, रखते गए होंगे, रखते गए होंगे, रखते गए होंगे। तो जो कट सरफेस एरिया है, ये बेसिकली बाउंड्रीज है ना। तो कट सरफेस एरिया पता है कैसे निकलता है? वो आपका निकलता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यानी सरकमफ्रेंस, मल्टीप्लाई इसको करते हैं हम हाइट से। अब आर्क लेंथ का फर्दर फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ का फर्दर फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ऐसा ही है। और इसको हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से। अब देखो, अगर तो पूरा सर्कल है, हमने ये बात पहले बहुत डिटेल में की हुई है, अगर तो ये पूरा सर्कल है तो थीटा की जगह हम क्या रखते हैं? 360। उस 360 से नीचे वाला 360 कैंसिल हो जाता है। तो बेसिकली एट द एंड आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता है 2 पाई आर एच। अगर तो आपका कंप्लीट सर्कल का सिलेंडर है, कंप्लीट सर्कल के सिलेंडर का क्या मतलब है? कोई कटिंग वगैरह नहीं है कुछ, प्योरली आपके पास पेप्सी का केन है, तो उसका अगर कट सरफेस एरिया निकालना है, वो निकलता है 2 पाई आर एच से, जहाँ पे आर आपका रेडियस है, एच आपकी हाइट है। क्वेश्चन जो पास पेपर के होंगे वो कभी आपको रेडियस डायरेक्टली नहीं देगा, वो आपको डायमीटर देगा। वो आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बता देगा, लेट से 12। हम इससे रेडियस कैसे निकालेंगे? हम इस 12 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडियस का 6। अब बात करते हैं, हमने टॉप का एरिया देखा कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर से। बॉटम का एरिया हमने देखा कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर से। कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा? 2 पाई आर एच से। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम इन सबको प्लस कर देंगे। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है यानी TSA निकालना है, तो हम पाई आर स्क्वायर करेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे प्लस 2 पाई आर एच करेंगे। और इसको मैं जरा ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे और सिंप्लीफाई करूँ, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया का, अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर हो यानी एक कोल्ड ड्रिंक का केन हो। ठीक है, लेकिन अगेन ये फॉर्मूले तुम लोग को याद नहीं करने, सरफेस एरिया के कभी फॉर्मूले याद नहीं करने, फॉर्मूले तुम लोग खुद बनाओगे। कैसे? कॉमन सेंस से। इसमें देखो, एक ऊपर एरिया था सर्कुलर, एक बॉटम का एरिया था सर्कुलर, तो उसका एरिया हमने देख लिया पाई आर स्क्वायर से आते हैं। और फिर ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुम लोग को याद करना पड़ेगा। अगर वैसे कर सकते हो, कॉमन सेंस से कर सकते हो तो वैसे भी कर लो। क्यों? क्योंकि देखो, सर्कुलर की एक बॉन्ड, सर्कल की एक बाउंड्री होती है, और ये अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो सारी बाउंड्रीज स्टैक अप हुई भी होती हैं। तो हम उन बाउंड्रीज को निकाल के मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट कर देते हैं, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाता है, जिसका एट दी एंड फॉर्मूला क्या बनता है? 2 पाई आर एच। और अगर हम सबको प्लस कर दें तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है ओपन कंटेनर। तो देखो, ओपन कंटेनर क्या है? इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कि गिलास। अच्छा, एक काम करते हैं, ये ऊपर लिख भी लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर की एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक का केन। कोल्ड ड्रिंक का केन। ओपन कंटेनर की एग्जांपल क्या है? गिलास। सर्कुलर ग्लास जो होते हैं हमारे घर में, वो आपके ओपन कंटेनर होते हैं। यानी बेसिकली जो इसमें ऊपर वाला एरिया है ना,
ये रिमूव हुआ हुआ होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक कट सरफेस एरिया होगा जहां से आप गिलास को पकड़े होते हो, और एक बॉटम वाला एरिया होगा जिसके बेस पे आपका पूरा पानी या कोल्ड ड्रिंक जो भी इसमें होता है वो होल्ड कर रहा होता है। अगेन देखो, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम हमेशा सेम होती है, भले आपका ओपन कंटेनर हो, भले आपका क्लोज कंटेनर हो, भले दोनों साइड खुली नहीं हो, वॉल्यूम हमेशा सेम आती है। ठीक है, तो वॉल्यूम इसकी सेम ऊपर वाली होगी, ये वाली। इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनता है एक सिलेंडर का, वो बनता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सेम चीज मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। सेम चीज हर सिलेंडर के लिए होती है। और एक मजे की बात है, ये मैं इस ना ओपन सिलेंडर के वॉल्यूम तुम लोगों को करवा तो रहा हूँ, लेकिन ओपन सिलेंडर के वॉल्यूम इतना आते नहीं है। यूजली क्लोज्ड कंटेनर्स के आ रहे होते हैं, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वॉल्यूम अगर आ जाए तो कैसे निकलेगा। ठीक है, बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। यार, इसको करने से पहले ना इसके जरा 3D शेप पे आओ, क्योंकि उससे हमें ज्यादा चीजें विजुअल में अच्छी ज्यादा समझ आएंगी। ये, हाँ, देखो, एक गिलास है। ठीक है, थोड़ा डिजाइनर्स गिलास है, इसके अलावा मुझे कोई मिला नहीं था। तो देखो, एक तो इसमें कर्व सरफेस एरिया है जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो जगह है जहां से हम गिलास को पकड़ेंगे, और ये आपका क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। अब अगर गिलास के टॉप पे देखें तो इसके खुला हुआ है, कुछ भी नहीं है, यानी ऊपर कोई सर्कुलर बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। और अगर गिलास के नीचे की बात करें तो देखो, एक ये सर्कुलर बाउंड्री है। तो अगर इसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो देखो, एक तो ये सर्कल का एरिया आएगा जो नीचे बॉटम पे है, और एक आपका ये कर्व सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, अब जरा आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। मुझे एक चीज बताओ, ये जो हमने ऊपर टोटल सरफेस एरिया निकाला और जो हमने नीचे सरफेस एरिया निकालना है टोटल, इसमें क्या फर्क है? ऊपर वाले में हमने टॉप का एरिया निकाला, टॉप वाले सर्कल का, बॉटम वाले सर्कल का, और फिर हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला। ठीक है, नीचे हमारा पता है फर्क क्या आएगा, हमारा टॉप वाला हट जाएगा, क्योंकि टॉप वाला सर्कल यहाँ से रिमूव हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हमारी लाइन शुरू होंगी, हमारी बॉटम से शुरू होंगी। तो ये चीज मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं इस चीज पे इतना टाइम जानबूझ के नहीं लगा रहा, क्योंकि हम इसको ज्यादा डिटेल में पास पेपर के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्क जो आएगा वो ही आएगा। टोटल सरफेस एरिया की अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, कैसे निकलेगा। देखो, टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले तो हमारे पास आया बॉटम का एरिया, जो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। और फिर कट सरफेस एरिया है जिसका एक फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, 2 पाई आर एच। तो अगर तो आपका ओपन कंटेनर हो और पूरा आपके पास ग्लास हो, ये नहीं हो कि कोई सी शेप कट में हुआ हुआ है ऐसा कुछ, तो अगर आपके पास एक ग्लास का शेप आ जाए तो उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, ये हमारा था ओपन कंटेनर एक साइड से। लास्ट में ये टेस्ट किस तरह से हो सकता है, यार आपका ओपन कंटेनर वापस होगा, लेकिन इस बार दोनों साइड रिमूव हो चुकी होगी, ऊपर वाली साइड भी रिमूव हो चुकी होगी, नीचे वाली साइड भी रिमूव हो चुकी होगी। इसकी एग्जांपल है स्ट्रॉ, जिससे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। ठीक है, अब देखो अगेन, कुछ भी हो, वॉल्यूम हमेशा हमारा सेम ही होता है। वॉल्यूम ओपन कंटेनर्स के टेस्ट नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए तो तुम लोग का फॉर्मूला ऊपर वाला सेम ही होगा। तो ये मैं ऊपर से नीचे कॉपी कर रहा हूँ, ये हमारा इसका वॉल्यूम आ गया। बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया पे पहले इसकी जरा 3D पे आ जाओ। स्ट्रॉ में क्या हो गया, हाँ, स्ट्रॉ में देखो, एक तो वो है जहां से आप स्ट्रॉ को पकड़ते हो, मतलब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्लाइड करूं तो ये सर्कुलर आपकी बाउंड्री है, और इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कर्व सरफेस एरिया का। अब देखो, अगर स्ट्रॉ के ऊपर की बात करें तो ये ओपन एरिया है, स्ट्रॉ के अगर नीचे की बात करें तो भी ओपन एरिया है। यानी इसमें जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इसमें ना ऊपर सर्कल है ना इसमें नीचे सर्कल है। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अगर इस शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बेसिकली हमारा इक्वल होता है कर्व सरफेस एरिया की। और कर्व सरफेस एरिया का भी हमने फॉर्मूला देख लिया था, क्या आता है, 2 पाई आर एच। अच्छा यार, एक चीज याद रखना, ये 2 पाई आर एच जो फॉर्मूला है, ये जब भी एप्लीकेबल है जब आपका फुल सर्कल हो। ठीक है, फुल सर्कल आपका दो केसेस में आ सकता है।
और वो केसेस क्या है कि या तो आपके पास सॉलिड कंटेनर हो, मतलब ऊपर भी सर्कल हो नीचे भी सर्कल हो और एक सरफेस एरिया हो, या एक ग्लास हो जिसको हम ओपन कंटेनर कहते हैं एक साइड से, या आपका ओपन कंटेनर हो दोनों साइड से जिसको हम यूजली स्ट्रॉ के साथ या पाइप के साथ लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, इन केसेस में आपके पास आ सकता है पूरा सर्कल। लेकिन अगर देखो पूरा सर्कल नहीं है तो फिर कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये चीज मैं जरा ऊपर भी लिख दूं कि एक हमें जनरल ओवरव्यू मिल जाए। अगर कट सरफेस एरिया निकालना है तो हम निकालते हैं आर्क लेंथ और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से। और आर्क लेंथ का हमें फॉर्मूला पता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। और हाइट तो हमारी वही होती है कि दो सर्कल के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये सर्कल तो है, लेकिन ये इस ना कट हो जाए, ये इस तरह कट हो जाए और हमें एंगल दे दे, लेट्स से 90 दे दे। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह फिर 90 रखेंगे। तो 91 जा 90, 94 जा 360, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाय 4। सर्कल पे डिपेंड करता है कि आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन रहा है। अगर तो फुल सर्कल है तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर फुल सर्कल नहीं है तो फिर फॉर्मूला क्या लगाओगे तुम लोग, आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करके। ठीक है, तो इधर आ जाओ। ये हमने अभी बात कर ली अपने लास्ट शेप की, सिलेंडर में, कि आपका जो कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया जो होगा एक स्ट्रॉ का या एक पाइप का, वो किसके बराबर होता है, कर्व सरफेस एरिया के, क्योंकि इसमें टॉप भी रिमूव हुआ होता है, इसमें आपका बॉटम भी रिमूव हुआ होता है। तो हमारा सीधा सीधा इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है। अच्छा यार, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बड़ा बेसिक सा रखा है कि हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आए कि एक क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक शेप दिया हुआ है जिसमें लेंथ दी हुई है 24 और एक लेंथ दी हुई है 10। ठीक है, हमें कह रहा है फाइंड द कट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, बात आती है कट सरफेस एरिया, ये कौन सा एरिया होगा। ये वो एरिया होगा जो जिससे आप एक सिलेंडर को पकड़ते हो, यानी ये वाला, ये वाला एरिया हमने निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, देखो हमारा सर्कल मुझे बताओ, ये पूरा सर्कल है। तो अगर तो पूरा सर्कल हो, हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक मिनट, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, और अगर हम इससे भी ऊपर की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया का एक जनरल फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया का एक जनरल फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें देखो सर्कल आपका पूरा था तो थीटा की जगह क्या आया होगा, 360। तो ये बेसिकली ये जब इधर 360 आया तो ये 360 से ये 360 कट हो गया होगा, तो एट दी एंड हमारे पास क्या बचा, 2 पाई आर एच। यहाँ पे हमने रेडियस और हाइट आइडेंटिफाई करना है। यार रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट जाए और सरकमफ्रेंस सर्कल है। हमें एक लेंथ दी हुई है 24, ये सरकमफ्रेंस के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की है। तो अगेन हम इसमें रेडियस कैसे निकालेंगे, 24 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, और हाइट हमारी क्या होती है, दो सर्कल के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना है, ये 10 है आपका। तो 2 पाई, रेडियस की वैल्यू है 10, हाइट की वैल्यू है, सॉरी रेडियस की वैल्यू है 12, हाइट की वैल्यू है 10। तो 12 टू ज़ा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 240 पाई, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसका क्या निकाला, हमने ये इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। और हमारी इस क्वेश्चन में जम्पशन ये है कि ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, यानी ऊपर भी सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, नीचे भी एक सॉलिड सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कोई हमारा एक कोल्ड ड्रिंक का कैन ले लो। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में देखो सबसे पहले हमारा एक टॉप पे जो एरिया है, हमारा जो एक टॉप पे एरिया है, एक तो इसका एरिया आएगा। ये टॉप एरिया कौन सा है, ये सर्कुलर एरिया। सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, इसी तरह जो एरिया ऊपर है वही एरिया नीचे भी है, ऐसा ही है।
जो एरिया ऊपर है वही एरिया नीचे भी है, तो हम इसके लिए एक और दफा पाई आर स्क्वायर करेंगे। और हम इसमें देखो, हमने ऊपर वाला एरिया ले लिया, हमने नीचे वाला एरिया ले लिया, इसमें हम प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का हमारा आंसर आ रहा था 245, लेकिन अभी हम जनरल टर्म में लिख लें तो हमारा यहाँ पे आएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो आ जाओ, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या बन गया होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया। अब वैल्यूज इनपुट कर लो। तो 2 पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया कितना आ रहा था, 240 पाई। तो 12 का स्क्वायर आपका होता है 144, 144 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे ख्याल से 288 होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 288 पाई प्लस 240 पाई। 288 और 240 को प्लस कर लेते हैं 1 मिनट कैलकुलेटर से। 288 प्लस 240, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 528 पाई। और एरिया की बात हो रही है तो एरिया में हम लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और पीछे हमने कट सरफेस एरिया निकाला था तो उधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, यूनिट। तो ये हमने निकाल लिया इस सर्कल का, सॉरी इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ये थे हमारे, देखो सिर्फ समझने के लिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मतलब हमने एक उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सॉल्व किया। अब आ जाओ कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन पे, और ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पास पेपर में से है। ठीक है, पास पेपर में एक क्वेश्चन जो आया ना आपका, वो केक स्लाइस का आया हुआ है। मतलब एक केक, देखो इसको मैं अगर 2D इसमें बनाऊं तो एक केक सर्कुलर होता है, ठीक है, और हम उसमें से एक स्लाइस कट करते हैं। जब हम ये स्लाइस कट करते हैं तो वो कुछ इस तरह की दिख रही होती है। ठीक है, अब देखो यूजुअल केसेस में अगर एक तमीज वाला बंदा होगा वो स्लाइस को ऐसे कट करता है कि सेंटर से नाइफ को पुट करता है और फिर आपकी एक स्लाइस बाहर निकलती है। तो यहाँ पे देखो मैथ्स में assumption ये होती है कि ये कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो आपकी लेंथ है ये आपकी रेडियस की होती है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है, और हमें उसका एक कुछ एंगल दिया हुआ है 60। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर। बात आती है इसमें कर्व सरफेस एरिया कौन सा है। देखो मुझे बताओ, केक, इसको ना पहले 3D शेप में देखते हैं फिर सवालों पे आते हैं। केक भी मेरे ख्याल से यही वाली होगी। हाँ, देखो केक की स्लाइस ना कुछ इस तरह की होगी। अभी जो हमारे पास डायग्राम बनी है वो कुछ इस शेप में बनी हुई है। ठीक है, अब यार देखो केक का एक टॉप होगा, और मुझे बताओ क्या ये टॉप किसी ऐसी चीज से रिजेंबल करे जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है, मतलब सर्कल किसी ऐसे तरीके में कट करो कि ना वो हाफ हो ना वो क्वार्टर हो, उसके बीच में कहीं हो। ठीक है, तो एक तो ये ऊपर वाला एरिया होगा, ठीक है, और इसी तरह जो ऊपर एरिया है वही नीचे भी होगा। हम्म, तो दो एरिया सेम है हमारे। और फिर देखो अगर इधर की बात करें तो ये भी किसी शेप से रिजेंबल कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल होता है। अगर इधर रेक्टेंगल है तो केक के इधर भी तो रेक्टेंगल होगा, यानी दो आपके एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल आएंगे। जो एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर होगा वही एरिया ऑफ सेक्टर नीचे होगा। फिर जो रेक्टेंगल ये इस साइड पे है यही रेक्टेंगल इस साइड पे होगा। अब बात आती है पांचवी साइड की। अभी हमने 4 साइड देखी है, ठीक है, पांचवी साइड आपकी ये होती है सर्कुलर बाउंड्री। ये जो आपकी सर्कुलर बाउंड्री है ना, ये आपकी होती है कर्व सरफेस एरिया। अब बात आती है कि ये केक का जो स्लाइस है ये सिलेंडर के उसमें क्यों पड़ रहे हैं। यार मुझे एक चीज बताओ, एक आपका केक होगा, ठीक है, एक मैं ऐसे ही एक रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ, एक ही आपका केक होगा, ठीक है। अभी ये केक कौन सी शेप रिजेंबल कर रहा है, ये केक आपका एक सिलेंडर को रिजेंबल कर रहा है। इस केक में से यार उसने एक स्लाइस काट ली, तो भले स्लाइस काट ली लेकिन कटी किस में से, आपकी एक सिलेंडर में से कटी है ना। इस वजह से हम इसको एज अ सिलेंडर ही ट्रीट कर रहे हैं। और अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, कट सरफेस एरिया, यानी ये वाला एरिया, ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला एरिया हमने निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया का, मैं सीएस क्यों लिख देता हूँ यार, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, आर्क लेंथ का फर्दर फॉर्मूला क्या है,
थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, और ये पूरी चीज आपकी मल्टीप्लाई होगी हाइट से। ठीक है, थीटा कितना है हमारा यहाँ पे, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, मल्टीप्लाई बाय, बात आती है हाइट की। तो यार देखो दो ही लेंस गिवन है यहाँ पे, एक 10 है और ये 10 हमारा ऑब्वियस रेडियस होता है, तो दूसरी जो हमारी पास लेंथ होगी वो हमारे पास हाइट की होगी। ये कितना है, ये 70 लिखा हुआ है मैंने, 7 है यार, ये 70 नहीं है, ये 7 है। तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर से बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय पाई, और नीचे आपका बचेगा 3। तो 7 10 आपका 70 पाई होता है। 70 पाई डिवाइडेड बाय 3, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डेसिमल में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 70 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 3, ये आपका आंसर आता है कर्व एरिया का 73.304 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। कौन सा, ये जो पांचवी साइड है हमारी, इसमें दो दो साइडें इक्वल होती हैं, एक ये टॉप वाली, एक ये नीचे इस तरह की बॉटम वाली भी होगी। ठीक है, ये दो इक्वल होती हैं, फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा होता है और एक इधर रेक्टेंगल बन रहा होता है, ये चार साइडें होगी, और पांचवी साइड जो होती है ना हमारी, ये हमारी कर्व सरफेस एरिया की होती है। ठीक है, तो ये हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। इसके सेकंड पे आ जाओ, क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर। टोटल सरफेस एरिया निकालने, अभी हमने डायग्राम में बात की थी कि इसमें कितनी साइडें आ रही हैं। इस केक की, इस स्लाइस की 5 साइडें हैं, जिसमें से ये टॉप और ये बॉटम वाली साइड इक्वल होगी, दो ये रेक्टेंगल इक्वल होंगे, और एक ये कर्व सरफेस एरिया होगा। तो अगर हम इसको एक वे क्रम में इसका एक फॉर्मूला बनाए टोटल सरफेस एरिया का, तो एक तो आपका आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला, टॉप वाला। ठीक है, और एक एरिया ऑफ सेक्टर आएगा बॉटम वाला। अच्छा जी, एरिया ऑफ सेक्टर ये ऊपर वाला, और एक एरिया ऑफ सेक्टर बॉटम वाला। ठीक है, फिर इसमें हम क्या प्लस करेंगे, हम इसमें एक रेक्टेंगल प्लस करेंगे। एक रेक्टेंगल को नाम देते हैं राइट, एक रेक्टेंगल को नाम देते हैं लेफ्ट। एक रेक्टेंगल आएगा राइट वाला, और एक रेक्टेंगल आएगा लेफ्ट वाला। चार साइडें हो गई, और पांचवी साइड हमारी क्या होती है, पांचवी साइड हमारी कर्व सरफेस एरिया होती है। यार एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा पहले सॉल्व करते चलते हैं अब साथ साथ। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है, 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, आर की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर। और मुझे एक चीज बताओ यार, अगर ये एरिया ऑफ सेक्टर जो ऊपर है, मतलब जो वैल्यूज हमने नीचे ऊपर पुट की हैं, वही वैल्यूज नीचे के लिए इनपुट करेंगे, तो जो ऊपर आंसर आएगा ना हमारा इसका 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर का, वही आंसर हमारा इसका भी होगा। तो 1 मिनट में पहले इसका ऊपर वाले का आंसर निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का आंसर, मैं 1 मिनट जगह बना लूँ थोड़ी सी। हाँ, तो 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 पाई, तो ये आपका आंसर आ रहा है 52.360। अच्छा, यार हमने 52.360 निकाल लिया ऊपर वाले का, तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाला भी कितना होगा, 52.360 का। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगल। यार रेक्टेंगल ये है, ये वाला रेक्टेंगल है, और इस तरह के दो रेक्टेंगल्स हैं। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, रेक्टेंगल का एरिया निकलता है बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ करके। ठीक है, तो यार रेक्टेंगल की एक लेंथ तो गिवन है हमारे पास 7। ठीक है, रेक्टेंगल की एक लेंथ गिवन है 7, ये दूसरी वाली कैसे निकालोगे, तो देखो
यार ये जो रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो ये भी तो रेडियस होगा, ये भी कितना होगा, ये भी आपका 10 होगा। तो बेसिकली 10 × 7 करेंगे यहाँ पे। और 7 टेन जा कितना होता है आपका, 70 होता है। ये एक रेक्टेंगल का आया। इसी तरह जो दूसरा रेक्टेंगल होगा वो भी कितना होगा, वो भी 70 होगा। और लास्ट में कर्व सरफेस एरिया अभी हमने ऊपर निकाले, देखो ये वाली वैल्यू 73.304, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 73.304। इन सारी वैल्यूज को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। 52.360 प्लस 52.360 प्लस 70 और प्लस 73.304। तो इसका आंसर आ रहा है, मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ नीचे, ये नीचे कर लो इसको। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है कितना, 318.024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, देखो हमेशा रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि शेप आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपने उस शेप को पहले स्टडी करके उस पर ये देखना है कि कौन कौन सी साइडें कैसे कैसे आ रही होंगी। तो हमने सबसे पहले देखा कि यार यहाँ पे एक तो एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा होगा ऊपर वाला, और जाहिर सी बात है जो एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर होगा वही एरिया ऑफ सेक्टर नीचे होगा। ऐसा तो है नहीं कि केक ऊपर से बड़ा हो बिल्कुल और नीचे से छोटा हो, या वाइस वर्सा, ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो। फिर जो एक शेप इधर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, और एक शेप उधर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी दोनों लेंस डिफरेंट होती हैं। तो ये एक केक की चार साइडें ये आ जाती हैं, और पांचवी साइड वो होती है जो आपकी सर्कुलर बाउंड्री होती है, और वो हम उसको क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो हमें सबसे पहले पार्ट में हमने वही निकाला था, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर लो। और जब आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करोगे तो आर्क लेंथ का एक जन और फॉर्मूला लग जाता है, जो कि होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये यहाँ पे हमारे पास फुल सर्कल नहीं था, इस वजह से हमने ये पूरा फॉर्मूला यूज किया। और हमें एंगल कितना गिवन था, 60, तो थीटा की जगह हमने रखा 60। और फिर हम जो है बेसिक मैथ्स करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो एट दी एंड हमारे पास आंसर आ रहा था 73.304। ये केक के आगे वाले हिस्से का एरिया था। फिर हमसे बात की कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में हमने देख लिया कि यार दो दो साइडें ऐसी हैं जो इक्वल आ रही हैं, यानी टॉप वाला एरिया ऑफ सेक्टर, नीचे वाला एरिया ऑफ सेक्टर। दो दो रेक्टेंगल आ रहे हैं जो इक्वल हैं, और लास्ट में कर्व सरफेस एरिया। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। उसमें हमने वैल्यूज इनपुट करी, जो भी आंसर आया हमारा उसको हमने दो दफा लिखा, क्योंकि दो साइडें इक्वल थी। इसी तरह रेक्टेंगल का हमने देखा, रेक्टेंगल में दो साइड हमें मालूम हो गई थी, एक 7 और 10, उसका एरिया निकालिए 70। इसी तरह दूसरा भी हमारा कितना होगा, 70। और लास्ट में हमने जो ऊपर कर्व सरफेस एरिया निकालना था वो यहाँ पे लिखते हैं, सबको प्लस कर दिया तो हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अच्छा जी, आगे सवाल पे आ जाओ। ये सवाल भी आपका पास पेपर में से एक सवाल है, और ये बड़े टेस्ट होते हैं, स्पेशली जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में ना आ रहे होते हैं। इवन जब मैं मेरा एग्जाम था उसमें भी ये आया था, सीआई का नहीं, स्कूल का जो एग्जाम होता था। तो ये सब एग्जाम सवाल जरा देखो, जरा पहले सवाल समझो। हमें एक सर्कल आगे दिया हुआ है, एक सर्कल पीछे दिया हुआ है। ठीक है, और ये कुछ लाइन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो है ना, वो ये है कि अगर मैं इसको वर्टिकल में बात करूँ इस शेप की, तो ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, और ये कौन सा सिलेंडर है, देखो इसमें आपका ऊपर वाला एरिया रिमूव हुआ हुआ है, इसमें आपका नीचे वाला एरिया रिमूव हुआ हुआ है। तो बेसिकली ये कौन सा शेप बन गया, ये आपका ओपन कंटेनर बन गया, जिसकी दोनों साइड रिमूव हुई हुई है, और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी एक पाइप समझ लो, पाइपलाइन जो होती है ना, ये पाइपलाइन का एक सवाल है। अब उसमें एक लेंथ हमें दी हुई है 50, यानी ये 50 क्या है, ये 50 आपकी हाइट है दो सर्कल्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखो ये कुछ ना हमें एरिया शेड करके दिया हुआ है ब्लू से। ये ब्लू से जो एरिया शेड है ना, ये आपका पानी है। मतलब ये एक पाइप लाइन है आपकी, उस पाइप लाइन में ये इतना पानी डला हुआ है। और जरा आगे सेंटर में एक एंगल दिया हुआ है 100, और उसके साथ रेडियस दिया हुआ है 10। ये मतलब हमारी पूरी एक डायग्राम की इंफॉर्मेशन है। हमें कह रहा है फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर इन कांटेक्ट विद वाटर।
हमने बताना है कि ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया है जो वाटर को टच कर रहा है, वो उसका क्या आंसर आएगा। देखो, ये हमारा वाटर है, ठीक है। वाटर एक तो ये फ्रंट साइड पे टच करेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल एक इसको अज्यूम कर लेंगे, ये आपका एक ब्लॉक है और बस ये इतना सा ही कंटेनर है, तो एक तो ये फ्रंट साइड को टच करेगा, ठीक है। एक तो ये फ्रंट साइड को टच करेगा, और जितना ये यहाँ पे फ्रंट साइड को टच कर रहा है उतना ही ये बैक साइड पे टच करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कर्व सरफेस एरिया है? लेकिन इसमें देखो, कुछ ये बोलेंगे कि ये कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन इसका जवाब ये है कि कर्व सरफेस एरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये तो फ्लैट बेस है ना, ये तो फ्लैट बेस है। मतलब अगर पेप्सी के केन की बात करें और उसमें इतना ये राइट साइड पे पानी डाल दें ग्रेविटी को इग्नोर करके, ठीक है, और हम ये बोलें कि ये राइट साइड पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये तो स्ट्रेट एरिया है ना, ये तो आपका वो है, कोई कर्व सरफेस एरिया तो नहीं है। तो ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला, ये कर्व सरफेस एरिया नहीं है आपका। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ये जो नीचे है, ये जो ये ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है और ये पूरा जो इतना घूम के जा रहा होगा, ये आपका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो हमने इसका आंसर बताना है क्योंकि ये आपका वाटर के साथ कांटेक्ट में है। इसको सॉल्व करने से पहले इसकी एक जरा डायग्राम देख लेते हैं, ताकि हम इसको इसका ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। देखो, ये ना कुछ इस तरह का पाइप है, ठीक है। अब मुझे कोई पाइप ऐसा मिला नहीं जिसमें आधा पानी डाला हुआ हो, तो यहाँ पे ये आपका पाइप है, ठीक है। और इसमें ज्यूम कर लेते हैं, ये जो इसका सेंटर है ना, ये वाला, ये जो लाइनें डली हुई है, यहाँ पे यहाँ तक आपका पानी है। तो हमने बताना है कि कितना कांटेक्ट है पानी का उस एरिया में। तो देखो, एक तो ये फ्रंट वाली साइड होगी, अगर मैं इसको इस तरह से कर लूँ, एक ये फ्रंट वाली साइड होगी, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया नहीं है। इसी तरह अगर पीछे की साइड पे हम चले जाएं, ये वाला, तो ये वाला एक आएगा, यहाँ पे भी आपका पानी है, लेकिन ये भी आपका कर्व सरफेस एरिया नहीं है। लेकिन नीचे की अगर हम बात करें, ये वाला एरिया, तो देखो, ये आपका घुमा हुआ है, ये अच्छा इतना रोटेट नहीं होता, इसको इतना करना पड़ेगा। तो ये आपका रोटेट हुआ हुआ है। अगर हम इसको स्लाइड करें, तो ये वो एरिया है जहाँ से आप एक सिलेंडर को पकड़ सकते हो, और जिस एरिया से हम सिलेंडर को पकड़ते हैं, जिस एरिया से हम सिलेंडर को होल्ड करते हैं, वो आपका कट सरफेस एरिया होता है। तो हमने ये वाला निकालना है यहाँ पे। अब हमारा कर्व सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या है? वो हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आर्क लेंथ की बात करते हैं। आर्क लेंथ का फर्दर फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी हाइट से। थीटा कितना गिवन है? एंगल हमें यहाँ पे गिवन है 100। 100 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है? 10। और फिर हाइट कितनी गिवन है हमें? 50। देखो, जो भी हमने वैल्यूज इनपुट की, यार ये हमारा, मुझे बताओ कि अगर मैं ये पीछे वाले सर्कल की बात करूं और हमने इसकी आर्क लेंथ निकालनी होती, तो आर्क लेंथ कौन सी होती? देखो, ये आपका एक सेक्टर बन रहा है, ये वाला, ये आपका सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो इस सेक्टर में हमारे पास एंगल था या थीटा था 100, उसके बाद रेडियस था 10। ये हमने वैल्यूज इनपुट कर दी, और हमें पता है कि जो आर्क लेंथ इसकी ये वाली आएगी, ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी, और रिपीट होते 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 हम लोग इसके कॉर्नर पे पहुंच गए होंगे। तो हमने इस वजह से यहाँ की आर्क लेंथ निकाली और मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दिया, क्योंकि अब ना इसकी कुछ लेंथ आ गई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो वो हाइट हमारे पास कितनी थी? हमारे पास गिवन थी 50। अगर ये इधर 50 है, तो इधर भी 50 होगा, इधर भी 50 होगा, हर जगह 50 होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक साइड से पाइप बड़ा हो और एक साइड से पाइप छोटा हो, फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 के टेबल पे 10 आता है 5 पे, 36 आता है 18 पे, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई अब नहीं हो सकता। तो एट दी एंड हमारे पास बच क्या रहा है? ऊपर बच रहा है 5, फिर बच रहा है 10, फिर बच रहा है 50, और फिर बच रहा है 5, और नीचे सिर्फ और सिर्फ बच रहा है आपका 9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 2500, 2500 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 9। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 872.664 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने वो कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया जिसका कांटेक्ट था आपका वाटर के साथ। ठीक है। अच्छा, एक एक क्रॉस क्वेश्चन, अगर ये पूरा टैंक भरा हुआ होता पानी से, अगर ये पूरा टैंक पानी से भरा हुआ होता तो क्या करते हैं? तो हमारी क्या अप्रोच होती? तो देखो, हमने क्या निकालना था? हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना था। और मुझे बताओ, अगर पूरे टैंक में पानी भरा हुआ है तो कर्व सरफेस एरिया आपका ये पूरा वाला हो जाता, ये पूरा जो सर्कल घूम रहा है। तो हमें अब आए इसमें एंगल क्या रखते हैं? एंगल हम रखते हैं थीटा की जगह 360, क्योंकि अब हम पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं। पूरा सर्कल आपका, पूरा टैंक आपका भरा हुआ है। तो ये 360 और 360 कैंसिल हो जाता है। हमारा सिंपली फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एडवांसमेंट क्या हो सकती है कि वो ना, एग्जामिनर ये ऊपर वाला एरिया रिमूव कर दे। यानी मैं एक मिनट करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से ये एरिया रिमूव कर दे, तो फिर ये क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक विजुअलाइजेशन ही नहीं आती कि शेप कौन सा है। तो इनको उसने सिंपली किया क्या, उसने ऊपर का एरिया रिमूव किया हुआ है और उसने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। अब बताना है टोटल सरफेस एरिया उस हिस्से का जिसका वाटर के साथ कांटेक्ट है। तो देखो, एक तो हमारा कट सरफेस एरिया लाजमी होगा। ठीक है, और ये हमने निकाल भी लिया। ये आपका कट सरफेस एरिया, ये आपका वाटर के साथ कांटेक्ट में है। और कौन से दो हिस्से कांटेक्ट में होंगे? यार, एक ये फ्रंट वाला हिस्सा कांटेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे भी पानी टच हो रहा होगा और इधर भी पानी टच हो रहा होगा। अच्छा, बाय द वे, ये सेकंड वाला पार्ट हमें पढ़ के समझ आया कि ये आपका ओपन कंटेनर नहीं है। यानी हमारी ये साइड और ये साइड रिमूव नहीं हुई भी, बल्कि ये दोनों साइडें आपकी सॉलिड है। ये आपका एक सॉलिड कंटेनर है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने सरफेस एरिया निकालना है टोटल, तो वो तभी आएगा ना जब ये साइड सॉलिड होगी। तो ये बात है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक एरिया निकालना है और एक एरिया निकालना है। यार, जितना पानी इधर भरा हुआ होगा आगे की साइड पे, उतना ही पानी पीछे भरा हुआ होगा। यानी हम कोई भी एक निकाल लें, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो हमारे पास दोनों का आ जाए। अब बात आती है ये एरिया, मैं सिर्फ इस सर्कल की बात कर रहा हूँ। ये एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लोग वापस आ जाएंगे अपने 2D शेप वाले कॉन्सेप्ट। यार, ये आपका एक कॉर्ड है, सर्कल की अगर मैं से बात करूँ, ये कॉर्ड है। ये आपका बड़ा वाला एरिया है, ये आपका छोटा वाला एरिया। माइनर सेगमेंट निकालनी है आपने। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता था? हम पहले ये पूरी आर्क लेंथ का एरिया निकालते थे, सॉरी, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालते थे। एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते, तो हम कहाँ पहुंच जाते थे? माइनर सेगमेंट के एरिया पे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हम लोग पूरा इसको सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में फुली प्रिपेयर जाए। तो देखो, अगर हम इसका एक वेग टर्म में फॉर्मूला बनाए, वेग टर्म में अगर इसका फॉर्मूला बनाए, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो आपके पास चीज आएगी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में 2 दफा आ रहा है, तो हम इसको बजाय ये कि 2 दफा लिखें, हम इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बचे। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। और क्या आ रहा है? और इसमें आपका एक कर्व सरफेस एरिया आ रहा है। ठीक है, अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका सेंटर है, ये आपकी जिस तरह से लाइन आई है, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा। ये आपके पास 100 है और ये लाइन बनी हुई है। बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पे आपका पानी है। ये ब्लू से जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये वाला एरिया निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो इस पूरे का हमारे पास क्या आएगा? इस पूरे का हमारे पास सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर आएगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूँ, और इसको मैं जरा यहाँ साइड पे कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर साइड पे निकाल लेते हैं। तो एरिया कैसे निकलेगा? थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 100,
100 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर। इस पूरी चीज को मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ। तो 100 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 पाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 87.266 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने एरिया निकाला ये पूरी चीज का, ठीक है, ये पूरी चीज का एरिया निकाला है। अब हमने एरिया निकालना है ये ट्राइंगल का, और हम इस पूरी चीज में से जब ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये छोटा वाला एरिया आ जाएगा। अब ट्राइंगल की बात कर लेते हैं यार, ये हमारा नॉन 90 डिग्री ट्राइंगल है जिसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एंगल यानी sin 100, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी नेबरिंग साइड से यानी मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो एरिया निकाल लेते हैं। हाफ जगह बचाता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय sin 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये एरिया हमने निकाला है सेक्टर का, ठीक है, और ये एरिया हम निकाल रहे हैं ट्राइंगल का। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 50 होता है। तो बेसिकली 50 मल्टीप्लाई बाय sin 100, 50 मल्टीप्लाई बाय sin 100 का आपके पास आंसर आता है 49.240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार अब मुझे बताओ, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, ठीक है, उसके बाद हमने ये ट्राइंगल का एरिया निकाला। अब इन दोनों को आपस में क्या करना होगा कि हमारे पास ये बाहर वाला एरिया आ जाए, हमने इस एरिया को और इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, एरिया अगर हमने निकालना है तो 87.266 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 49.240। तो 87.266 माइनस 49.240, तो ये आपके पास आंसर आता है 38.026। जगह का मैं यार थोड़ा करना पड़ रहा है। तो खैर, ये हमारे पास एरिया आ गया किसका, माइनर सेगमेंट का। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की अभी हमने निकाल ली, कट सरफेस एरिया का ऊपर निकाले, सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था 38.026, पॉइंट तो लगाया ही नहीं मैंने, 38.026 प्लस कट सरफेस एरिया कितना है 872.664। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 38.026 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 872.664। तो ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल 948.716 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम एग्जांपल थी कि एक्सट्रीम क्वेश्चन मुश्किल किस तरीके से हो सकता है, तो हमने उसका देख लिया कि सिलेंडर में इस तरीके की भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन सिर्फ यही दो हमारे केसेस नहीं है, इसके अलावा और भी तरीकों से सिलेंडर आपका टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट फेमस जो केसेस हैं वो एक हमारा होता है ये केक का, और एक हमारा होता है ये पाइप का। तो उसमें भी हमने एक्सट्रीम देख लिया कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो उस चीज का जिसमें आपका वाटर कांटेक्ट में है तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। क्या हमारी एक अप्रोच होगी, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारा एरिया जिसके साथ वाटर कांटेक्ट में है इस एरिया का नाम क्या है। तो हमने देखा यार ये कॉर्ड के नीचे बना हुआ है, ये कॉर्ड के नीचे बना हुआ है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा माइनर सेगमेंट होगा। माइनर सेगमेंट का हमारा एक यूनिवर्सल काम होता है, वो ये कि पहले आप पूरे एरिया ऑफ सेक्टर का निकाल लो, उसमें आपके पास ये पूरा एरिया आएगा, और उसके बाद उस एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया निकाल के सबट्रैक्ट कर दो। तो हमने वो किया, और हमने देखा जो यहाँ पे आपका जितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है उतना ही पानी यहाँ पे भरा हुआ होगा, यानी सेम कांटेक्ट आ रहा होगा, जो कांटेक्ट इधर होगा वाटर का आपकी बेस के साथ वही कांटेक्ट आपका इधर भी होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला एक सर्कल का, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और एंड में हमने देखा कि नीचे वाला जो एरिया है ये भी तो टच हो रहा है वाटर के साथ, तो हमने उसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 948.716 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यार, अब ना जरा एक ओवरव्यू करते हैं यार। देखो हमने 3D शेप शुरू किए, हमने उसमें सबसे पहले क्यूब पढ़ा, ठीक है। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का 3D शेप। फिर हमने क्यूबॉइड पढ़ा, क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल का 3D शेप।
फिर हमने ये सिलेंडर्स देखे। सिलेंडर में हमने तीन केसेस देखे। एक आपका सॉलिड सिलेंडर होता है, एक आपका ओपन कंटेनर होता है एक साइड से, एक आपका ओपन कंटेनर होता है दोनों साइड से। सॉलिड सिलेंडर में हमने देखा कि आपका एक पेप्सी का कैन ले लो, एक वन साइड से ओपन कंटेनर में हमने देखा आप ग्लास ले लो, और दोनों साइड से ओपन कंटेनर में हमने देखा आप एक पाइप या स्ट्रॉ ले लो। यूजुअल केसेस में आपका पाइप टेस्ट हो रहा होता है। फिर हमने उसके एक्सट्रीम केसेस देखे कि एक्सट्रीम केसेस में किस तरीके से हमसे टेस्ट किया जा सकता है। अब यार एक चीज जो मैंने तुम लोगों को बताई नहीं थी ना शुरू में, मुझे एक चीज बताओ। अभी हम मुश्किल टर्म्स को छोड़ देते हैं। जो एरिया यहाँ पे ऊपर होगा, जो एरिया यहाँ पे ऊपर होगा वही एरिया यहाँ पे नीचे होगा, ऐसा ही है। क्या इसको मैं एक और तरीके से यूं बोल सकता हूँ कि जितनी लेंस ऊपर है वही लेंस नीचे भी है। इसको क्या मैं एक और प्रॉपर वर्ड में बोल सकता हूँ, या जो लेंथ ऊपर है ना वही लेंथ पैरेलल है नीचे वाली लेंथ के। तो पता है मैंने तुम लोगों को, जब हमने 3D शेप पढ़ा था, मैंने इसके स्टार्ट में एक चीज बोली थी कि कोई भी 3D शेप हो तो उसका वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं। बेस एरिया मल्टी, या पूरा लिख लेते हैं इसको, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हाइट से। अब इसकी वजह पता है क्या, HEIGHT। ये बात मैंने तुम लोग को शुरू में बोली थी। और मैंने एक और बात तुम लोग को बोली थी कि या तो बेस एरिया हो, या बेस एरिया को तुम लोग क्या बोल सकते हो, बेस एरिया को तुम लोग कह सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दोनों सेम चीज है। अब उस वक्त मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई मुझसे पूछेगा कि ये एक चीज के दो डिफरेंट नाम क्यों है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। खैर, तो देखो, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है। क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि आपका जो शेप ऊपर हो वही एग्जैक्ट शेप नीचे हो और पैरेलल हो। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और हम ये कहते हैं कि दो क्रॉस सेक्शंस के बीच में जो आपकी लेंथ होती है ना, वो आपकी हाइट होती है। यानी अगर मैं अब इस डायग्राम में बात करूं, ये आपकी एक लेंथ, ये आपकी एक लेंथ, ये आपकी एक लेंथ, और ये आपकी एक लेंथ। बल्कि यार इसको पेन से करने के बजाय हाइलाइटर से कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो आपका टॉप वाला एरिया है यही आपका नीचे वाला एरिया भी होगा, ऐसा ही है। तो ये जो टॉप का एरिया है यही आपका बॉटम का एरिया है। दो शेप्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनकी लेंथ्स भी इक्वल हैं। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन होता है, ये आपका क्रॉस सेक्शन होता है। और क्रॉस सेक्शन को हम किस तरह रेफर करते हैं, क्रॉस सेक्शन को हम रेफर करते हैं एज अ बेस। अब एक शेप में ना दो बेस नहीं हो सकती, ठीक है। बेस किसी एक को लेंगे। और वजह पता है क्या, यार अगर मैं इसको बेस लूं तो ये भी तो एक वाली बेस होगी, या अगर मैं ये बॉटम वाले को बेस लूं तो ऊपर भी तो सेम ही बेस होगी। तो इन शॉर्ट बेस हमारी एक होती है। और क्रॉस सेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि आमने सामने ना दो इक्वल पैरेलल शेप्स पड़े हुए होते हैं। अब इन शेप्स को ना हम एक और तरीके से रेफर कर सकते हैं, इंस्टेड के हम ये बोले कि 3D शेप्स हैं, हम इनको बोल सकते हैं ये अपराइट शेप्स हैं। अपराइट का क्या मतलब है, जो शेप नीचे है उसी के ऊपर एक और शेप है एग्जैक्ट सेम डायमेंशंस और पैरेलल हो। और इसका प्रॉपर जो मैथ्स में नाम है ना, 3D शेप्स की बजाय हम ये बोलते हैं ये 3D शेप की एक टाइप है प्रिज्म्स। 3D शेप को अगर दो ब्रॉड कैटेगरी में बात करूं तो एक आपके होते हैं प्रिज्म्स, ठीक है, और एक आपके होते हैं पॉइंटेड शेप। वो अभी हम बाद वाली क्लास में देखेंगे। अभी तक हमने जो चीजें की है ना, ये हमने प्रिज्म्स की है, ठीक है। अब सबसे पहला प्रिज्म हमने देखा था कि आपका एक स्क्वायर का 3D शेप। इसी तरह और भी चीजें तो हो सकती हैं। जैसे हमने देखा था रेक्टेंगल का 3D शेप, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। अगर मैं ये ऊपर वाला और नीचे वाला शेप देखूं तो जो शेप ऊपर है वही शेप नीचे है, जो डायमेंशन ऊपर है वही डायमेंशन नीचे है। तो यानी आसान लफ्जों में, ये आपका जो टॉप है, ये आपका जो बॉटम है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। अब मुझे बताओ, हमने इस शेप में भी और इस शेप में भी दोनों में टॉप और बॉटम तो आइडेंटिफाई कर लिया। हाइट कौन सी होगी, हाइट हमारी यहाँ पे होगी इन दोनों शेप्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यानी ये जो ग्रीन से हाईलाइट करो ना मैं, ये आपकी हाइट होगी। यहाँ पे कौन सी हाइट होगी, ये वाली।
या ये वाली कह सकते हो, क्योंकि ये सारी हाइट से सारी इक्वल होंगी। तो ये सारी गलत बन गई, एक मिनट। ये सारी आपकी क्यों नहीं बन रहा भाई, इसको मजाक सूझ रहा है, एक मिनट रुको। चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ये मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ये आपकी सारी क्या कहलाएंगी, ये सारी आपकी हाइट्स कहलाएंगी। अब हम इसको एक प्रॉपर टर्म से बात कर सकते हैं। पहले मैं तुम लोग को बड़ा एक वेग टर्म से समझाया था। प्रॉपर टर्म्स में यार, हमारे 3D शेप्स में दो टाइप होते हैं। एक आपके प्रिज्म्स होते हैं, एक आपके पॉइंटेड शेप्स होते हैं। अभी तक हमने जो चीजें की हैं वो प्रिज्म की हैं। प्रिज्म का मतलब होता है आपकी दो साइड्स ऐसी हो, आपकी दो साइड्स ऐसी हो कि जो साइड ऊपर, जो शेप ऊपर है, एग्जैक्ट उसी के नीचे, यानी उस शेप के पैरेलल एक और शेप हो जो उसकी तरह का दिख रहा हो, तो ये आपका प्रिज्म कहलाता है। और हमने प्रिज्म को एक और नाम दिया हुआ है अपराइट शेप्स का। और प्रिज्म का कभी भी वॉल्यूम निकालना हो, तो प्रिज्म के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया को हम एक और नाम दे सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है आसान लफ्जों में, जो शेप ऊपर है वही शेप नीचे भी है। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे तो स्क्वायर में, स्क्वायर के 3D शेप में सारी शेप्स ही एक के बराबर है। क्यूबॉइड में अगर मैंने क्रॉस सेक्शन अपना ये लिया है, क्रॉस सेक्शन मैंने अपना ये लिया है टॉप और बॉटम का, तो हाइट मैंने कौन सी ली, इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच वाली। लेकिन लेकिन अगर मैं ये टॉप और बॉटम ये वाला ना लेता, मैं ये वाला लेता, ये राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे, ये मैंने क्रॉस सेक्शन लिया। और ये क्रॉस सेक्शन क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि जो शेप इधर है उसी के पैरेलल ये शेप इधर है। इसमें हाइट कौन सी होगी यार, इन दोनों शेप के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली हाइट होगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली होगी। तो ये हमारा होता है क्यूबॉइड का। इसी तरह हमने आगे शेप पढ़ा था सिलेंडर का। सिलेंडर में यार देखो, जो सर्कल ऊपर है वही सर्कल नीचे है। यानी अगर मैं इसको टॉप ले लूं, यार काश इस ऐप में ना ऑटो फिल का ऑप्शन होता, तो उससे हमें फजूल में ना शेडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो खैर, ये अगर ऊपर वाला एरिया में टॉप ले लूं और नीचे वाला एरिया में बॉटम ले लूं, क्योंकि ये दोनों शेप इक्वल हैं, पैरेलल भी हैं, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, यानी हमारा बेस एरिया बन जाएगा। हाइट कौन सी होगी, हाइट इनके दोनों के बीच वाली शेप को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। ये हमारी हाइट होगी। इसके बाद हमने देखा था केक। यार अब मुझे सवाल ये है, केक में कौन सी दो साइड है पैरेलल और इक्वल है, साइड नहीं शेप, कौन से दो शेप पैरेलल और इक्वल है। क्या ये रेक्टेंगल जो एक इधर था और एक इधर था, सबसे पहला सवाल, क्या ये इक्वल है। हाँ, ये रेक्टेंगल इक्वल है, लेकिन क्या ये पैरेलल है, नहीं। पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है, वो लाइन, या वो, अगर हम अभी शेप की टर्म से बात करें तो वो शेप जो एक दूसरे को टच ना करे। लेकिन यार ये तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इसका, यहाँ पे तो ये दोनों रेक्टेंगल टच कर रहे हैं ना, तो ये आपकी पैरेलल नहीं है। तो हम इसमें कौन सा शेप देखेंगे, हम इसमें ये टॉप वाला शेप देखेंगे, ये वाला शेप। ये वाला शेप जो ऊपर है ये इक्वल होगा। अच्छा दूसरा कौन सा होगा, दूसरा ये नीचे वाला होगा, जो हमने बनाया तो नहीं है लेकिन बना लेते हैं, इससे बना ले। चलो कुछ ना होने से होना बेहतर है। तो ये वाला शेप दिखने में तो डिफरेंट है अभी, लेकिन जो शेप ऊपर होता है वही शेप मैंने हमारे नीचे बनता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर ये हमारा टॉप है, ये हमारा टॉप है, तो बॉटम क्या होगा, बॉटम हमारा ये वाला होगा। टॉप और बॉटम के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये लेंथ या ये लेंथ या ये वाली लेंथ, ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी, ये वाली सारी लेंथ आपकी हाइट कहलाएंगी। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर हमने ये एग्जांपल देखी पाइप की। अब पाइप में सवाल ये है, कौन सी दो शेप्स इक्वल और पैरेलल है। तो देखो, ये फ्रंट वाला सर्कल, ये फ्रंट वाला सर्कल, और ये बैक वाला सर्कल, ये दोनों आपके इक्वल भी हैं, ये दोनों आपके पैरेलल भी हैं। यानी ये हमारा ये वाला पूरा और हमारा
ये वाला पूरा। अब इसमें किसी को एक को नाम दे दो टॉप दे दो, एक को नाम बॉटम दे दो। तो देखो ये तो हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गए, एक ही आ गया, एक ही आ गया। इसमें हाइट कौन सी होगी, इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस, यानी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ हमारी हाइट कहलाएगी। ठीक है। अब हमारे ना कुछ अनयूजुअल शेप भी आ जाते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन में कुछ अनयूजुअल शेप भी आ जाते हैं। लेट से ये वाला है, मतलब ये अजीब ही एक तरीके का है। लेटर सी है, लेटर सी का 3D शेप है। ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी दो शेप्स इक्वल और पैरेलल होंगी। या देखो, मुझे बताओ, ये जो टॉप पे है, ये जो टॉप पे एरिया है, यही एरिया नीचे भी तो होगा। ये एरिया इधर नीचे भी होगा, यानी ये कुछ इस तरह का बन रहा होगा। तो ये हमारी इक्वल और पैरेलल होगी। तो बेसिकली जो हमारा ऊपर एरिया है, सबर यार पहले मैं शेड कर लूँ इसको। जो एरिया ये ऊपर है, इसी तरह का एक एरिया नीचे भी होगा। अब नीचे हमें थोड़ा अजम्पशंस के साथ शेड करना पड़ेगा। इस तरीके का, होपफुली इतना बुरा नहीं लग रहा हो ये वाला। तो ये जो दो शेप्स है हमारे, ये पैरेलल भी हैं और ये इक्वल भी है। किसी एक को नाम दे दो टॉप का, ठीक है, किसी एक को नाम दे दो बॉटम का। बहुत जगह छोड़ी मैंने, बॉटम। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे। हम इसका एरिया निकालेंगे क्योंकि हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन है या अपराइट शेप है। हम इसका एरिया निकालेंगे, किसी भी टॉप का निकालेंगे या बॉटम का निकालेंगे। बात आती है हाइट कौन सी होगी। यार टॉप और बॉटम के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वाली जो होगी ना हमारी, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी हाइट कहलाएगी। आसान लफ्जों में क्या करना है, वॉल्यूम अगर निकालना है हमने किसी भी प्रिज्म का, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप इसको बेस ले लोगे, ये आपकी बेस हो जाएगी। बेस का एरिया निकालोगे, वो जिस भी तरीके से निकालो, हो सकता है एग्जाम में गिवन हो या किसी तरीके से निकलवाए हो। अगर इस शेप का निकालना होता तो हम इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते थे। एक हमारा ये शेप बनता, ठीक है, रेक्टेंगल। एक हमारा ये शेप बनता, रेक्टेंगल। और एक ही हमारा ये शेप बनता। हम इन तीनों के अलग अलग एरिया निकाल के इनको प्लस कर देते, तो हमारे पास बेस एरिया आ जाता। और मल्टीप्लाई हम लोग कर देते थे इस वाली हाइट से, तो हमारे पास इस शेप का वॉल्यूम आ जाता। ठीक है। और फिर लास्ट में एक इस तरह का भी शेप देख लो, कौन सी दो शेप्स पैरेलल और इक्वल होंगी। तो देखो, ये फ्रंट, सॉरी फ्रंट नहीं, ये टॉप वाली जो ऊपर है वही आपके नीचे भी होगी। तो ये वाली होगी, जो ऊपर है वही नीचे भी होगी। तो ये आपकी, अगर ये टॉप है तो इसका हो जाएगा बॉटम। ये आपके दो क्रॉस सेक्शन है, इसमें से किसी का भी एक का एरिया निकाल लो। अच्छा, इसका एरिया लाजमी सी बात है कि गिवन होगा अगर इस तरह का कोई शेप आया, क्योंकि इस तरह के शेप्स का एरिया निकालना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। या तो इनडायरेक्ट तरीके से निकालोगे, कैसे कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, इन दोनों का एरिया निकालोगे और फिर ये आपका एक स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या लेंथ गिवन है। तो इन तीनों के एरिया निकाल के प्लस करोगे तो आपके पास इस पूरे का एरिया आ जाएगा। हाइट कौन सी होगी, यार टॉप और बॉटम के बीच में परपेंडिकुलर हाइट, यानी ये कोई भी हाइट ले लो इनमें से। ये भी हाइट होगी, ये भी हाइट होगी, ये भी हाइट होगी, और ये भी हाइट होगी। तो ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी, ये सारी आपकी हाइट कहलाएंगी। तो द पॉइंट इज कि हमने जो किए हैं ना, मोस्ट कॉमनली टेस्टेड शेप किए हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यार तुम्हें ना अपराइट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तुम्हें प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कोई भी शेप आ जाए, अगर तो उसका एरिया तुम्हारे पास गिवन है तो तुम सीधा सीधा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दोगे। हाइट का क्या तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ी लिया है कि दो क्रॉस सेक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी हाइट होती है। अगर नहीं गिवन तो यार इनडायरेक्टली निकाल लो। हमने इनडायरेक्टली देखो इस क्वेश्चन में भी निकाला था, केक वाले में, हमने ये पाइप वाले में भी निकाला था। अब इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने सी का 3D शेप बताया, या कोई और अनयूजुअल शेप हो सकता है। तुम्हें बस शेप्स को डिवाइड करना ना चाहिए अलग अलग हिस्सों में, और उसका एरिया तुम अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हो, जो हमने 2D शेप्स में एरिया निकालने के तरीके पढ़े। ठीक है। ये समझो 3D शेप्स की पूरी एक समरी है कि 3D शेप्स में कौन कौन से शेप्स आए हैं और कौन कौन से आ सकते हैं।
तो समझो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन पेज है ये। अच्छा, एक और शेप भी हो सकता है, पता है मुझे अभी याद आया। एक इस तरह का भी शेप होता है आपका। अजीब सा ही शेप है, लेकिन खैर मैथ्स है तो करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह का। ये भी एक शेप आया हुआ है, ओए, ये भी एक शेप आया हुआ है पास पेपर में। अब बात ये है, मुझे बताओ कौन सा इसमें क्रॉस सेक्शन बनेगा। यार एक तो ये आपका ट्राइंगल ये है, सॉरी ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये वाला, ऐसा ही है। जो रेक्टेंगल इधर है वही रेक्टेंगल इधर भी तो होगा। ये इधर देखो, ये साइड पे जो एरिया है, ये दोनों रेक्टेंगल इक्वल तो है, शेप भी सेम है। क्या ये पैरेलल है? ये पैरेलल नहीं है, क्या वजह है? यार यहाँ पे आके ना, ये इधर आके मीट कर रहे हैं, पैरेलल शेप मीट नहीं करने चाहिए, ये हमारा क्रॉस सेक्शन नहीं हो सकता। और कौन से हो सकते हैं? एक हमारा ये ट्राइंगल है, और एक हमारा ये ट्राइंगल है। तो देखो, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया, इसमें किसी भी एक को नाम दे दो, टॉप, यहाँ लिख लेते हैं टॉप, यहाँ पे नाम दे दो बॉटम। तो ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तुम लोग इसका एरिया निकाल लोगे। अब डिपेंडिंग ऑन जो भी ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला लगाओ, अगर नॉन 90 डिग्री ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला लगाओ। हाइट कौन सी होगी? यार ये टॉप और बॉटम के बीच में ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये आपकी हाइट कहलाएगी, ठीक है। तो ये था यार हमारा एक पूरा ओवरव्यू